Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 4th of August 2023, Friday. बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ के लिए आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज सक्सेस इन मैनेजमेंट रिक्वायर्स लर्निंग एज फास्ट एज द वर्ल्ड इज चेंजिंग। और आज के मिंट पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 17 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। मेक इन इंडिया कब्स ऑन कंप्यूटर इम्पोर्ट्स। तो मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। किन प्रोडक्ट्स पर इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं? लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर्स टू एस्टैब्लिश द कंट्री एज अ हब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपको याद होगा तो पैंडेमिक के टाइम से ही गवर्नमेंट जो है वो पीएलआई स्कीम लाई थी आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत, और कई सारे सेक्टर में लेटर ऑन ये पीएलआई स्कीम जो थी वो एक्सटेंड कर दी गई थी। हालांकि प्राइमरी जो फोकस था, जो सबसे पहले जो स्कीम आई थी पीएलआई, वो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के लिए आई थी। लेटर ऑन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि जितना इम्पैक्ट, जितनी इफेक्टिवनेस पीएलआई स्कीम के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की आनी चाहिए थी, जितने रिजल्ट्स आने चाहिए थे, जितने आउटकम्स आने चाहिए थे, उतने नहीं हैं। क्योंकि अभी भी इंडिया में लैपटॉप, टैबलेट्स और कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, डिजिटल डिवाइसेस हैं, उनका इम्पोर्ट हो रहा है। सो in order to promote the local manufacturing, in order to establish country as a hub of electronic manufacturing, government has taken this decision to impose import restrictions on these types of electronic devices। और ये जो भी restriction है ये immediate effect से जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अब इम्पोर्टर्स को परमिट की ज़रूरत पड़ेगी अगर वो किसी भी तरह का लैपटॉप, टैबलेट, वन पर्सनल कंप्यूटर, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर या सर्वर जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT से उन्हें अब परमिट लेना पड़ेगा। हालांकि ऐसे पर्सनल कंप्यूटर्स या ऐसे PCs जो कि कैपिटल गुड हैं, किसी इंडस्ट्री या कंपनी में लगाने के लिए बहुत सारे लार्ज अमाउंट में ऑर्डर किए जा रहे हैं, फिलहाल के लिए उनको एग्जेम्प्ट किया गया। तो ऐसे पर्सनल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस जो कि कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में फॉल करती हैं, दे आर स्टिल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन। और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रोबेबली ये जो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है, इससे इंडिया में जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, वो इम्प्रूव होगी। इनमें गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ रिवाइज्ड पीएलआई स्कीम। यहाँ पर गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 17,000 करोड़ का आउटले जो था वो IT हार्डवेयर सेक्टर के लिए सेंक्शन किया था। और इसका सीधा पर्पस गवर्नमेंट का यही था कि लैपटॉप, टैबलेट और जो अदर हार्डवेयर है उनके मेकर्स को अट्रैक्ट किया जाए, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया जाए और इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग करी जाए। अब इस पर्टिकुलर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से क्या होगा? इस पर्टिकुलर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि एप्पल, डेल, लिनोवो, HP, ये इम्पैक्ट करेंगे बिकॉज दीज कंपनीज आर ह्यूजली रिलायंट ऑन इम्पोर्ट। और अगर करंट इम्पोर्ट स्टेटस की बात करें तो इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप्स हैव इंक्रीज्ड अप टू $8 बिलियन एज ऑफ मार्च 2023। तो अगर हम ऑफिशियल डेटा देखें तो मार्च 2023 तक अप्रॉक्सीमेटली $8 बिलियन के लैपटॉप इंपोर्ट हुए, और जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूट करता है वो चाइना करता है। हालांकि चाइना से आने वाले इंपोर्ट को इंडिया ने कई बार कर्ब करने की कोशिश करी है बाय डिफरेंट नॉन टैरिफ मेजर्स। कैसे? अगर हम देखें तो कौन सारे या कई सारे जो टैरिफ मेजर्स लिए थे या नॉन टैरिफ मेजर्स लिए थे इंडिया ने, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्वालिटी कंट्रोल QCO ऑर्डर जो होते हैं ना, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, उनको यूज़ करते हुए क्वालिटी पैरामीटर्स पे गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी कि जो चाइना से आने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर डिवाइसेस हैं, उनके इंपोर्ट को कब किया जाए। अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट फ्रॉम चाइना वॉज अबाउट $27.6 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो इतना ह्यूज इंपोर्ट है अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, डिजिटल डिवाइसेस का, तो डेफिनेटली दिस टाइप्स ऑफ पीएलआई स्कीम इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट मच इफेक्टिव। और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये हार्श डिसीजन लिया। हालांकि डिसीजन तो अभी ले लिया है, बट प्रोबेबली आने वाले टाइम में हो सकता है हमें कई सारे कंट्रीज़ और कंपनीज इस पर्टिकुलर डिसीजन को अपोज करते हुए दिखें। तो दिस इज़ द infographics about India's
effort to curb import and promote local manufacturing under मेक इन इंडिया प्रोग्राम और PLI स्कीम। तो देख सकते हैं चाइना का कितना परसेंटेज है इंडिया के इंपोर्ट में, स्पेशली पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप से अगर इंपोर्ट की बात है 2018 से लेकर के 2023 तक का डेटा दिया हुआ है। एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, शेयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 2018 में 94.5% था। हालांकि कुछ डिडक्शन देखने को मिला, लेकिन अभी भी ये सिग्निफिकेंट है। 67.9% इंपोर्ट जो है वो हम केवल चाइना से करते हैं अपने लैपटॉप और पीसीज का। फाइनेंशियल ईयर 22 में रुपी ट्रिलियन में इंडिया का कितना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट रहा, आप देख सकते हैं। फिनिश्ड गुड 3.6 और कंपोनेंट्स 1.9। एनुअली लैपटॉप जो है वो और पीसी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली $8 बिलियन कॉन्स्टिट्यूट करता है। 65% शेयर ऑफ लैपटॉप एंड पीसीज आर बीइंग इम्पोर्टेड, और जिसमें से 67% या बोल सकते हैं 67% जो परसेंटेज है वो केवल चाइना का है। 30-33% शेयर ऑफ IT हार्डवेयर प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ओनली, और इसी शेयर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। सर्विस सेक्टर ग्रोथ क्लाइम्स टू 13-year हाई इन जुलाई। तो इंडिया के सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है अपने 13 साल के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। जुलाई महीने का डेटा पब्लिश हुआ है। कल की न्यूज़ में हमने मैन्युफैक्चरिंग PMI के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज दिस PMI? परचेज मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सर्विस सेक्टर की PMI, जो कि S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज ने पब्लिश करी, जहां पर सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो जुलाई के मंथ में 62.3 पहुंच गया है, और ये अपने 13 सालों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। जून में कितना था? जून में अप्रॉक्सीमेटली 58.5 था सर्विस PMI, मई में 61.2 था, और जुलाई में इट हैज़ रीच्ड अप टू 62.3, और ऐसा कहा जा रहा है कि 13 सालों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। रीजन बिहाइंड डिमांड जो है सर्विस सेक्टर में वो इंक्रीज हुई है, एंड दिस इज द हाईएस्ट इंडेक्स रीडिंग सिंस 2010। हालांकि इसका जो फोरकास्ट है वो पहले ही कई सारी जो एजेंसीज थी, फोरकास्ट एजेंसीज थी, उन्होंने कहते हैं। अगर रूटर्स की बात है तो रूटर्स ने एंटिसिपेट किया था कि इंडिया का जुलाई के मंथ में जो सर्विस PMI है वो 58 तक जाएगा। 58 तक तो गया ही, और उसके आगे का मार्क भी क्रॉस कर लिया है सर्विस PMI ने। और हम सभी जानते हैं 50 के ऊपर PMI की अगर हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मार्केट का PMI हो चाहे S&P का, 50 के ऊपर का मतलब एक्सपेंशन होता है, 50 के नीचे का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो 50 से बहुत ज़्यादा ऊपर है, 62.3 है इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो डेफिनेटली इंडिया के सर्विस सेक्टर में हमें कंटिन्यूसली स्टडी ग्रोथ देखने को मिल रही। कब से? अगस्त 2021 से इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। जबकि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो कई सारी स्कीम आने के बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो PMI वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसका जो रेजिलियंस है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू अदर काउंटर पार्ट कंट्रीज एज वेल एज अदर सेक्टर। क्योंकि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में भी देखें तो सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला था जितना हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना हमारा इम्पैक्ट हुआ था। और जिस तरीके से सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, उससे भी हम सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंडिया के इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में। So because of the broad increase in sale across the domestic as well as international market are welcoming news, और जिसका सीधा इम्पैक्ट हमें इंडियन सर्विस सेक्टर में देखने को मिलना। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो चल रहा है, उस चैलेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो चल रहा है जहाँ पर रिसेशन की कंडीशंस ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, उस कंटेक्स्ट में इंडिया का जो सर्विस PMI है कहीं ना कहीं एक ब्राइट स्पॉट के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। ऑफशोर माइनिंग टू ओपन अप फॉर प्राइवेट सेक्टर बाई December। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 12 ऑफशोर मिनरल बेरिंग एरियाज को ऑक्शन के लिए ओपन करने जा रही है, और उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो है वो अलाउ करने जा रही है। तो बिफोर द एंड ऑफ 2023 यानी दिसंबर तक, इस साल के दिसंबर तक गवर्नमेंट जो है 12 ऑफशोर मिनरल बेरिंग एरियाज को ऑक्शन करेगी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट किया जाएगा पार्टिसिपेशन के लिए। और अगर हम जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो उसके डेटा के अकॉर्डिंग 679 मिलियन टन्स ऑफ हैवी मिनरल्स आर लाइंग अनटैप्ड
ऑल अक्रॉस द 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी ह्यूज पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया है इंडिया की कोस्ट लाइन में। किसका? मिनरल्स का। तो अब डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास अगर वो रिसोर्सेज नहीं है उन मिनरल्स को टैप करने के लिए, तो गवर्नमेंट अब प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट कर रही है फॉर एक्सप्लोरिंग दीज टाइप्स ऑफ मिनरल बेयरिंग एरिया सो दैट अनटैप्ड मिनरल्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर कंट्रीज प्रोग्रेस। और इसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में राज्यसभा में कल ऑफशोर एरिया मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो है वो पास कर दिया गया है। और इसके बाद जो माइंस मिनिस्ट्री है वो बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करेगी, जिससे कि जो ऑफशोर एरियाज़ हैं, जो कोस्ट लाइन एरियाज़ हैं, वहाँ पर उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उन एरियाज़ को, मिनरल रिच एरियाज़ को, उनका ऑक्शन कैसे किया जाएगा, किस तरीके से ब्लॉक्स को एलोकेट किया जाएगा और किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ पर काम शुरू कर सकता है। ये सारे जितने रूल्स हैं वो माइंस मिनिस्ट्री जो है बहुत जल्दी तैयार करेंगे। इससे पहले क्या था, अमेंडमेंट बिल के पास हुई कि इससे पहले प्राइवेट सेक्टर को कैप्टिव माइंस के अलावा और द माइंस में जो है वो पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे करंट रेजिम आया, पॉलिटिकल रेजिम, उसने प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन माइंस और मिनरल रिच एरिया में अलाउ किया है। तो फिलहाल के लिए जो लाइम मड रिच एरियाज़ हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ जो हैं गुजरात और महाराष्ट्र कोस्ट में, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ग्रेड सैंड ऑफ केरला कोस्ट और हैवी मिनरल प्लेसेस इन द इनर शेल्फ और मिड शेल्फ ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सारे एरिया में जो 12 ऑफशोर मिनरल बेरिंग एरियाज़ हैं उनका ऑक्शन किया जाएगा। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा डिटेल इस पर पता नहीं है क्योंकि कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। एनोनिमिटी के बेसिस पर ये इन्फॉर्मेशन बिजनेस स्टैंड या मिंट को अवेलेबल है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। लैंडमार्क डेटा बिल रीचेस पार्लियामेंट। कल हमने डिस्कस किया था कि DPDP बिल कल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रेजेंटेड द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इन लोकसभा। और ये दूसरा अटैम्प्ट है जब गवर्नमेंट डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन को रेगुलेट करने के लिए इस बिल को इन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर रही है। हालांकि जो पहले बिल इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें उसके कंपैरिजन में कई सारे चेंजेस किए गए हैं, पेनल्टीज़ को रिवाइज किया गया और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लाए गए हैं। लेट अस सी कि ये बिल पास हो पाता है कि नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। स्टॉक एक्सटेंडेड लॉसेस एज FPI कंटिन्यू सेलिंग स्प्री। तो जो बेंचमार्क इंडाइसेस है निफ्टी 50 जिसमें हमें अभी लॉस देखने को मिला था फिच के डाउन ग्रेडिंग के बाद, ये लॉस अभी भी कंटिन्यू है। जो FPIs हैं, FPI स्टैंड्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो हैं वो अभी भी सेलिंग ट्रेंड में ही हैं, जिसकी वजह से जो इंडाइसेस हैं वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही हैं। हाउएवर इफ यू टॉक अबाउट द डोमेस्टिक फंड्स, तो डोमेस्टिक फंड्स ने कल के लास्ट ट्रेडिंग सेशन के 45 मिनट्स में कुछ बाइंग ट्रेंड जो है वो रजिस्टर किया, जिसकी वजह से कुछ लॉस जो था वो ओवरकम हुआ था। लेकिन अभी भी ओवरऑल अगर हम देखें तो FPI सेलिंग ट्रेंड की वजह से ये जो निफ्टी और सेंसेक्स इंडाइसेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1.2% तक फॉल कर गए इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में। और अगर ओवरऑल देखें तो 0.7 और 0.8% का लॉस हमें या डिक्लाइन हमें निफ्टी और सेंसेक्स इंडाइसेस में देखने को मिला जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेलिंग ट्रेंड इन FPI और अमंग FPIs। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, पेज नंबर 1 पर दिए हुए आर्टिकल हम शॉर्ट न्यूज सेक्शन में कवर करेंगे कि मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मिंट। देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है। कसिनो ई गेमिंग में ऐड ₹90K करोड़ टू GST किटी। अगर आप रेगुलर हैं न्यूज़ चैनल में तो आपको पता होगा गवर्नमेंट ने 28% का GST इम्पोज किया है। GST काउंसिल ने अब फिलहाल डिवाइडेड मैनर में डिसीजन लिया है और 1 अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मिनिस्ट्रीज़ को, स्टेट्स को डायरेक्शंस दिए जा चुके हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग रूल और सिस्टम प्रिपेयर कर लें। हालांकि इंडस्ट्री जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो इंडस्ट्री के साइड से इस डिसीजन को अपोजिशन मिला है, इंडस्ट्री ने कई बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करी है कि गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर डिसीजन को रिव्यू करे, लेकिन गवर्नमेंट के साइड से क्लियर इंडिकेशन आ गया है कि अक्टूबर 1 से ये डिसीजन, ये नया टैक्स रेजिम इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो भी रिव्यू होना है वो 6 महीने के बाद होगा, इम्प्लीमेंटेशन के 6 महीने के बाद होगा। सो डिस्पाइट रिसेंट रिलीफ फॉर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, सेंटर एक्सपेक्ट दैट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस 28% लेवी ऑन ई गेमिंग, कैसीनो, रेसिंग could generate approximately 19K करोड़ for GST in a financial year। तो अप्रॉक्सीमेटली 19,000 करोड़ का टैक्स रिवेन्यू जो GST कलेक्शन है वो आएगा एक फाइनेंशियल ईयर में। नाउ यू कैन इमेजिन
कितना ह्यूज अमाउंट का टैक्स कलेक्ट होगा इस 28% के स्लैब से। हालांकि ये जो एस्टिमेशन है गवर्नमेंट का, दैट आर रिलायंट ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन रिलेशन टू प्राइस, क्योंकि ऐसा मानना है कि जैसे ही ये 28% का टैक्स लगेगा प्रोबेबली जो डिमांड है वो डिक्लाइन करेगी, क्योंकि भैया कसिनो सर्विसेज, जो बेट रेसिंग है और जो कसिनोज़ हैं, ई गेमिंग है, उनकी डिमांड डिक्लाइन करेगी क्योंकि प्राइस बढ़ जाएंगे। जैसे ही टैक्स ऐड ऑन होगा, प्राइस बढ़ेगा उन सर्विसेज का, उन गेम्स का प्राइस बढ़ेगा, तो डेफिनेटली इंडिया में डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रोबेबली ये भी जो कैलकुलेशन है दैट आर रिलायंट ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन रिलेशन टू प्राइस, तो दीज एस्टिमेट्स आर टोटली बेस्ड ऑन टोटल टर्नओवर ऑफ द गेमिंग इंडस्ट्री। प्रोबेबली हो सकता है एक्चुअल कलेक्शन जो है वो ज़्यादा हो या कम भी हो सकता है, लेकिन अभी जो कैलकुलेशन किया गया है वो गेमिंग इंडस्ट्री के टर्नओवर के बेसिस पर किया गया है। और इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो भी टैक्स स्ट्रक्चर और नेसेसरी लीगल चेंजेस हैं जीएसटी लॉ में, इन सारे नए टैक्स रेजिम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटर या काउंसिल उसको क्लैरिफाई करने के लिए मीटिंग भी कर सकती है। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी एक्ट में जो भी चेंजेस हैं वो भी इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। क्लैरिफिकेशन बेटिंग अमाउंट को लेकर के, रीडिप्लॉयमेंट को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट बहुत जल्द ही इस पर्टिकुलर सारे इशूज़ पर क्लैरिटी कर दी जाएगी। लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन अगर आप देखें तो दैट विल बी ह्यूज, और इसीलिए प्रोबेबली गवर्नमेंट इस डिसीजन को रिवाइज करने के लिए 6 महीने और मांग रही है। तो अक्टूबर के बाद, यानी 1 अक्टूबर के 6 महीने के बाद प्रोबेबली गवर्नमेंट इस डिसीजन को रिव्यू कर सकती है। सो दिस इज प्लान सो फार 2000 crore revenue that has been collected from e-gaming, racing and casino. 9.56 trillion government looks to raise from GST in financial year 24. 8.11 trillion budgeted CGST receipts for financial year 24 compared to 7.24 trillion in financial year 23. That is revised estimate. So government का anticipation है कि भैया बहुत पैसा आने वाला है इस पर्टिकुलर टैक्स कलेक्शन से या नेट टैक्स रिवेन्यू से। लेट अस सी कि आगे का क्या सिनेरियो होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियाज ग्रोथ ट्रैजेक्टरी सिक्योर फिनमिन। पेज नंबर 4 पर फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जून महीने के लिए पब्लिश करी, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इम्प्रूव्ड मानसून, solid fiscal performance, capital expenditure push by public as well as private sector will provide the strength to India's macroeconomic stability and growth। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मानसून इंप्रूव होने की वजह से, अच्छी फिजिकल परफॉर्मेंस और प्रूडेंस की वजह से, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर पुश होने के, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में ये पुश देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी। हालांकि इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि इंडिया के जो डोमेस्टिक फंडामेंटल हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर स्पिल ओवर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से एडवर्स ग्लोबल डेवलपमेंट है, या हम सीधी सीधी भाषा में बोलें कि जिस तरीके से डेवलप्ड इकोनॉमी में रिसेशन की सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से यूएस और अदर डेवलप्ड इकोनॉमी रिसेशनरी कंडीशंस फेस कर रही हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया की ग्रोथ रेट पर देखने को मिल सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में, ऐसा इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया गया। तो सीधा बोला गया कि भले इंडिया के जो डोमेस्टिक फंडामेंटल्स हैं वो भले ही स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि जो नेगेटिव ट्रेंड जो चल रहा है ग्लोबल लेवल पे, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया में? यस, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे निगेटिवली देखने को मिलेगा। प्रोबेबली इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है और जो अदर फाइनेंशियल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो निगेटिवली इम्पैक्ट हो। इसके अलावा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को लेकर के भी इस रिपोर्ट ने बोला कि जिस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड में मैचिंग हो रही, प्रोबेबली आगे आने वाले टाइम में जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है उसमें थोड़ा सा हमें कंट्रोल देखने को मिले, और ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी। तो और ये रिपोर्ट कब पब्लिश करी है, ये रिपोर्ट कब पब्लिश करेगी? द टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड अ वीक अहेड ऑफ RBI's मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। और जिस पर्टिकुलर रिव्यू में कहा गया दैट इन्फ्लेशन हैड बीन रीन्ड इन ओनली रिसेंटली वाइल थ्रेड ऑफ सप्लाई साइड शॉक्स, जहाँ पर ये बोला गया कि सप्लाई साइड शॉक्स की वजह, यानी सप्लाई साइड फैक्टर्स की वजह से, एल नीनो की वजह से, एबनॉर्मल मानसून की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो अभी इंक्रीज़ हो रही है, RBI की रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में क्या बोला गया है? फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि जो सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड है उसका जो मैचिंग है दैट इज़ एक्चुअली इम्प्रूविंग, और उसकी वजह से जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है वो आगे थोड़ा सा कंट्रोल रहेगी। ऑल्दो इस रिपोर्ट में भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया गया इस मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में कि जो स्पाइक है
प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, उसमें भी हमें सीक्वेंशियल इंक्रीज देखने को मिला इन द मंथ ऑफ जून। हालांकि कोई फोरकास्ट तो नहीं किया गया है इस रिपोर्ट में एज सच, लेकिन हाँ ये ज़रूर बोला गया कि इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी अपकमिंग टाइम में। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। धारावी प्रोजेक्ट स्टेयर्स एट लीगल बैटल। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सी लिंक जो टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है, इनके बीच में फेस ऑफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। हम बोल सकते हैं कि दे आर रेडी टू फेस ऑफ इन द कोर्ट रूम। प्रोबेबली जो धारावी जो प्रोजेक्ट है, इसका जो इशू है ये अब कोर्ट तक जा सकता है। तो बैटल लाइन आर बीइंग ड्रॉन इन दिस प्रोजेक्ट टू रीडेवलप धारावी, और जिसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंपनी है सेलिंग कंपनी, उसके बीच में टशल स्टार्ट हो गया है। द लिटिल नोन फर्म्स हैज़ मूव टू बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट गई है ये STC इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के, जहाँ पर उसने 23,000 करोड़ के धारावी जो प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि अडानी ग्रुप को दिया गया है, उसके अवार्ड को चैलेंज कर दिया है। और अब ये जो केस है ये मंडे को सुना जाएगा। अगर ये कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जो है वो दुबई बेस्ड कंपनी है। इसने इस पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस व्हीकल कॉन्स्टिट्यूट किया था इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बिडिंग करने के लिए। तो कई सारे कंसोर्शियम मेंबर्स के साथ मिलकर बोल सकते हैं कंसोर्शियम बनाया था इस पर्टिकुलर कंपनी ने, जिससे कि इस पर्टिकुलर धारावी प्रोजेक्ट पर पार्टिसिपेट किया जा सके। कंपनी का क्लेम ये है कि कंपनी जो थी वो सक्सेसफुल बिडर थी फॉर दिस प्रोजेक्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी 2019, और कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7,200 करोड़ की बिडिंग करी थी आफ्टर नवंबर 2018। तो नवंबर 2018 में इस प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग इनवाइट करी गई थी। आप देख सकते हैं 2023 शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दिस लीगल टशन। और कंपनी का ये कहना है, सेकलिंग का ये कहना है कि वो फर्स्ट टेंडर थी, वो सक्सेसफुल बिडर थी, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस पहले टेंडर को कैंसिल करके इसमें एडिशनल रेलवे लैंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इंक्लूड कर दिया, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर टेंडर का साइज, इसका स्कोप, जो प्लान था वो सब इंक्रीज हो गया। और उसके लिए फ्रेश टेंडर जो था वो इनवाइट किया गया था, जिसमें रेलवे लैंड को भी इंक्लूड किया था। और इसके बाद अडानी ग्रुप जो था उसने सक्सेसफुल बिडिंग करी थी अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ की दिसंबर में। इसके बाद अदानी को ये प्रोजेक्ट मिल गया था, और इसी के बाद जो सी लिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है वो उसने अपना लीगल बैटल स्टार्ट किया। तो लेट अस सी ये कब ये लीगल बैटल खत्म होता है और ये एक्चुअली में जो धारावी का प्रोजेक्ट है ये डेवलप होता है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। एंटिटीज फेस अप टू 250 करोड़ पेनाल्टीज फॉर डेटा ब्रीच। हमने डिस्कस किया कि DPDP बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है लोकसभा में, और इस बार जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें जो पेनाल्टीज़ हैं वो ह्यूज रखी गई हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर सेकेंड टाइम डेटा ब्रीच होता है तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि उस पर्टिकुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट ब्लॉक कर दे। और इसके बाद कई सारे और भी प्राइवेसी को सिक्योर करने के कई सारे और भी मेजर्स लिए गए हैं, जहां पर बोला गया प्लेटफॉर्म्स मस्ट ऑब्टेन एक्सप्लिसिट एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम द यूज़र अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ देयर डेटा। और 250 करोड़ की पेनाल्टी भी इम्पोज करी जाएगी अगर फर्स्ट टाइम ही डेटा प्राइवेसी को लेकर किसी भी तरह का ब्रीच होता। तो कई सारे रूल्स, कई सारे स्ट्रिंजेंट नॉर्म लाए गए हैं। बट सी बिल पास होता तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट कब्स इम्पोर्ट ऑफ PC लैपटॉप ओवर सिक्योरिटी रिस्क। हम डिस्कस कर चुके हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ को मिंट में, जहां पर गवर्नमेंट ने डिस्कस किया है कि PLI स्कीम और मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रही है। हालांकि बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसको सिक्योरिटी रिस्क के बेसिस पे लगा हुआ इम्पोर्ट बोला है। इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स दी हुई हैं जहां पर कितना इम्पोर्ट, टोटल इम्पोर्ट हुआ है, कितना चाइना से हुआ है। फिलहाल चाइना को इम्पॉर्टेंटली इस पर्टिकुलर कर्व में कवर करने की कोशिश करी गई है, क्योंकि चाइना जो है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है इंडिया में लैपटॉप और PC का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियन इकोनॉमी में ग्रो बाय एवरेज 6.7% टिल फाइनेंशियल ईयर 23 S&P ग्लोबल। तो S&P ग्लोबल ने थर्सडे को प्रोजेक्ट किया है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, और उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रहेगी इंडियन इकोनॉमी की फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 वो अप्रॉक्सीमेटली 6.7% रहेगी।
तो कल S&P की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, लुक फॉरवर्ड इंडियाज़ मूवमेंट। हालांकि हमने अभी इसमें इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट का एक न्यूज़ सेक्शन जो है मिनट में कवर किया, जहाँ पर हमने सर्विस PMI की बात करी है, यहाँ पर हम GDP की बात कर रहे हैं। तो S&P ने बताया कि जो मीडियम टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है इंडिया का, जो मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, और उसी पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल की वजह से इंडियन इकॉनमी फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.7% का ग्रोथ रेट अचीव करेगी। और इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर और अदर इकोनॉमिक पैरामीटर्स में भी पॉजिटिव ट्रेंड एंटिसिपेट किया है S&P ने। S&P क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या है और बेसिकली S&P है क्या, क्योंकि कई बार न्यूज़ में हम S&P की बात करते हैं। और अगर अदर फोरकास्ट की बात करें तो लास्ट वीक स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक ने भी सिमिलर फोरकास्ट किया था इंडियन इकॉनमी के लिए, और उसके फोरकास्ट के अकॉर्डिंग इंडियन इकॉनमी वुड नियरली बी डबल टू $6 ट्रिलियन बाई फाइनेंशियल ईयर 2030। तो 2030 तक जो इंडियन इकॉनमी है वो अपने करंट स्टेटस से जस्ट डबल हो जाएगी, ऐसा प्रोजेक्शन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। तो अप्रॉक्सीमेटली जितने भी जो फोरकास्ट हम देखें तो सभी का फोरकास्ट इसी पर्टिकुलर नंबर के आसपास ही है। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, बायजूस अंडर ICAI डिसिप्लिनरी कमेटी लेंस। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको ICAI के नाम से हम जानते हैं, हैज़ रिफर्ड द मैटर ऑफ कंसर्निंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मेजर बायजूस टू इट्स disciplinary committee to decide on further course of action according to the official sources. So final reporting review board FRRB जो है ICAI की ही एक पर्टिकुलर आर्म है। ये इस बायजूस का जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का रिलेटेड जो इशू है, जहाँ पर डेलॉयट ने रिज़ाइन किया था इसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर इशू को लेकर के, तो अब बायजूस का जो केस है वो FRRB इन्वेस्टिगेट करेगा। और जो पर्सन इस पर्टिकुलर अफेयर में थोड़ा सा क्लोज है, उनके अकॉर्डिंग FRRB ने कुछ सर्टन इश्यूज रेज किए हैं विच डिसिप्लिनरी कमेटी विल इन्वेस्टिगेट फर्दर। तो अब जो बायजूस का जो केस है ये बढ़ता जा रहा है, MCA भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, अब कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। लेट अस सी कि आगे क्या फेट होता है बायजूस का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, सर्विस PMI लॉक्स फास्टेस्ट राइज इन 13 ईयर। ये न्यूज़ भी हम मिनट में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लिप देख लेते हैं, माइनर ट्वीक इन PLI ऑन द कार्ड। तो PLI स्कीम में कुछ रिवीजन के लिए सेंटर जो है कंसल्टेशन कर रही है। तो कई सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्टेशन करी जा रही है कि जो PLI स्कीम है उसमें उसके स्मूथ इंप्लीमेंटेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए कुछ चेंजेस किए जाएँ। हालांकि अभी एग्जैक्ट पॉइंट पर कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ कि कैसे इसका पोटेंशियल चेंज किया जाए, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, लेकिन जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ हैं, 13 से 14 मिनिस्ट्रीज़ जो PLI के इंप्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व हैं, उनसे गवर्नमेंट कंसल्टेशन कर रही हो सकता है इस कंसल्टेशन के बाद हमें PLI स्कीम में कुछ चेंजेस देखने को मिले। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।